हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम अप्रैल 3rd वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आज भी आपको जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम बल्कि बैंकिंग इंटरव्यू के लिए भी महत्वपूर्ण है। साथ ही SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपके इस कोर्स को पढ़कर पूरे हो जाएंगे। इंश्योरेंस सेक्टर एग्जाम्स के लिए भी ये महत्वपूर्ण कोर्स है। डेमो वीडियो लेक्चर्स, डेमो PDFs अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स फंड ऐप पर। उन्हें आप देख सकते हैं। कोर्स बाय करने से पहले उससे आइडिया मिल जाएगा आपको किस तरह कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज में प्रोवाइड कराया है। दोनों ही सेपरेट कोर्सेज हैं, 1 साल की वैलिडिटी है और करंट अफेयर्स फंड ऐप पर आपको दोनों मिल जाएंगे। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट में मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Which central bank has been named the most innovative financial institution globally in 2025 by Global Finance? Global Finance द्वारा 2025 में किस केंद्रीय बैंक को विश्व स्तर पर सबसे नवाचारी वित्तीय संस्थान का नाम दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मोस्ट इनोवेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्लोबली बताया गया है। ग्लोबल फाइनेंस की जो 2025 इनोवेटर्स लिस्ट है। इस तरह से RBI फर्स्ट सेंट्रल बैंक बन गया जिसने अवार्ड जीता है। तो RBI का जो यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस है इसको रिकग्नाइज किया गया है, क्योंकि इसने जो लैंडर डेटाबेस है उसको इन्हेंस किया है, क्रेडिट सपोर्ट इसके जरिए बढ़ा है, ग्रेटर एफिशिएंसी आई है, इंक्लूसिविटी बढ़ी है इंडिया के फाइनेंशियल इकोसिस्टम में। इससे पहले मार्च में हमने देखा था कि RBI को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 भी दिया गया सेंट्रल बैंकिंग ऑफ लंदन के द्वारा। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेलिंग वेसल यूज्ड इन द समुद्र प्रदक्षिणा एक्सपीडिशन? समुद्र प्रदक्षिणा अभियान में प्रयुक्त नौकायन पोत का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, IASV त्रिवेणी। देखिए, एक ट्राई सर्विसेज यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ऑल विमेन सभी महिलाएं, सर्कम नेविगेशन सेलिंग एक्सपीडिशन यानी कि घूमना एंड उस पर राउंड लगाना एक जगह से दूसरी जगह तक। तो इस तरह का एक एक्सपीडिशन शुरू किया है। तीनों ही सेनाओं से महिलाएं ली गई हैं, सभी महिलाएं हैं इस जहाज पर। समुद्र प्रदक्षिणा इसका नाम है इस एक्सपीडिशन का। मुंबई से सिसेल्स जाएगा, सिसेल्स से वापस मुंबई आएगा। तो इसको हरी झंडी दिखाई गई है लेफ्टिनेंट जनरल AK रमेश द्वारा। कहाँ से? इंडियन नेवल वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर, कोलाबा, मुंबई से। इसमें 12 विमेन मेंबर्स का क्रू है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स से इनको लिया गया है। 55 दिन की ये ट्रिप रहने वाली है। 4000 नॉटिकल माइल्स ये कवर करेंगे, मुंबई से सिसेल्स और सिसेल्स से वापस मुंबई। किसके जरिए? IASV त्रिवेणी में। विच प्राइवेट बैंक रिसेंटली लॉन्च द एलिट प्लस सेविंग्स अकाउंट? हाल में किस निजी बैंक ने एलिट प्लस बचत खाता लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, बंधन बैंक। प्राइवेट लेंडर है बंधन बैंक, इसने एलिट प्लस सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स के लिए कई तरह के बेनिफिट्स हैं, जैसे जो कस्टमर्स हैं वो अनलिमिटेड कैश हर महीने डिपॉजिट कर सकते हैं RTGS, नेफ्ट या फिर IMPS ट्रांजैक्शंस के जरिए। और इसमें इन्हेंस डेबिट कार्ड इंश्योरेंस कवरेज मिलता है, पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज मिलता है 15 लाख रुपए तक का। बंधन बैंक की बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है। MD एंड CEO पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता है। टैगलाइन है, आपका भला सबकी भलाई। विच बेंगलुरु बेस्ड कंपनी बिकेम इंडियाज फर्स्ट यूनिकॉर्न ऑफ 2025? बेंगलुरु स्थित कौन सी कंपनी 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न बन गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, जसपे। बेंगलुरु बेस्ड पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जसपे, इसने $60 बिलियन US हाल ही में रेस किए हैं सीरीज D राउंड के जरिए। केदारा कैपिटल द्वारा नेतृत्व किया गया इस राउंड का, और सॉफ्ट बैंक, SL इन सब ने पार्टिसिपेट किया है। इस तरह से $1 बिलियन US की वैल्यूएशन इसने क्रॉस कर दिया और ये इंडिया की फर्स्ट यूनिकॉर्न बनी है 2025 की। इसकी स्थापना विमल कुमार और शीतल लालवानी द्वारा की गई 2012 में। पेमेंट ऑर्केस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है ये।
विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड 2 हड़प्पन साइट्स इन भिवानी डिस्ट्रिक्ट एज प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स? किस राज्य सरकार ने भिवानी जिले में 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है हरियाणा। हरियाणा गवर्नमेंट ने 2 साइट्स हैं जो 4400 साल पुरानी हड़प्पन सिविलाइजेशन संबंधित हैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, इन्हें प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स डिक्लेयर किया है। तो ये दोनों ही साइट्स जो तिघराना और मिथातल हैं इसके पास हैं, विलेजेस हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन की थोड़ी बात कर लेते हैं, इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। 2500 BC के दौरान ये एग्जिस्ट करती थी इंडस रिवर के पास। और देखिए 4 एंशियंट अर्बन सिविलाइजेशन हम जानते हैं, इजिप्ट, मेसोपोटामिया और चाइना और हड़प्पन जो थी ये लार्जेस्ट थी। ये सभी अर्बन सिविलाइजेशन है। अच्छा, जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी नाम दिया गया है। कई तरह के कॉपर बेस्ड एलॉयज यहाँ पर पाए गए। दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा को एक्सकेवेट किया था 1921-22 में, और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो को 1922 में एक्सकेवेट किया था। Which Indian state recently received the GI tag for 7 products including नोलेन गुरेर संदेश? हाल ही में किस भारतीय राज्य को नोलेन गुरेर संदेश सहित 7 उत्पादों के लिए GI टैग प्राप्त हुआ? राइट आंसर ऑप्शन डी है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है 7 प्रोडक्ट्स के लिए, जिसमें नोलेन गुरेर संदेश है और गुआवाज ऑफ बरुईपुर है। इसके अलावा कमारपुकुर का वाइट बोंदे, मुर्शिदाबाद का चना बोरा, बिष्णुपुर का मोतीचूर लड्डू, राधुनी पागल राइस और मालदा का निस्तारी सिल्क यार्न, ये सभी हैं। इसी के साथ वेस्ट बंगाल से जो GI टैग आइटम्स हैं उनकी संख्या 32 हो चुकी है। GI टैग्स ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत दिए जाते हैं। ये एक्ट 15 सितंबर 2003 को अस्तित्व में आया था। चेन्नई बेस्ड GI रजिस्ट्री है, वो इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को देखती है। What is the name of the इंडस्ट्रियली डेवलप्ड ट्रेनर एयरक्राफ्ट लॉन्च्ड फॉर कमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग ट्रेनिंग? वाणिज्यिक पायलट लाइसेंसिंग प्रशिक्षण के लिए लॉन्च किए गए स्वदेशी रूप से विकसित प्रशिक्षक विमान का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है हंसा 3NG। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन्होंने ऑफिशियली इंडिया से भारत में बना ट्रेनर एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी लॉन्च की है कमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग के लिए। साथ ही ये भी कहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी अब हंसा 3NG एयरक्राफ्ट को बनाने में मदद कर सकता है। तो जो मिनिस्टर है ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी जो है लॉन्च की है CSIR का जो इंडिजिनस डिज़ाइन एंड डेवलप्ड हंसा 3NG ट्रेनर एयरक्राफ्ट है इसके लिए। तो एक कमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और जो लाइसेंसिंग है इसकी ये दी गई है पायनियर क्लीन एम्स प्राइवेट लिमिटेड को। व्हाट वाज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज इन विच मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग वाज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय इंडियन आर्मी? उस अभ्यास का नाम क्या था जिसमें भारतीय सेना द्वारा मानव रहित टीमिंग का प्रदर्शन किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है सर्वशक्ति। इंडियन आर्मी की जो त्रिशक्ति कॉप्स हैं इन्होंने मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग एक्सरसाइज की है और इस एक्सरसाइज का नाम रहा है सर्वशक्ति। तो इंटरऑपरेबिलिटी इन्हेंस करने के लिए, रैपिड डिसीजन मेकिंग लेने के लिए, बैटलफील्ड अवेयरनेस के लिए, ठीक है, ड्रोन के जरिए ऑटोनोमस सिस्टम को चेक करने के लिए सब कुछ इसमें किया गया है। एक और न्यूज़ देख लेते हैं। इंडियन आर्मी का जो एयर डिफेंस वॉरियर्स हैं वाइट टाइगर डिवीज़न से, इन्होंने 9K33 ओसा AK मिसाइल सिस्टम को भी जांचा परखा है। ये रशियन बिल्ड हाईली मोबाइल लो एल्टीट्यूड शॉर्ट रेंज टैक्टिकल सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। तो इसका लाइव टेस्ट फायर किया इन्होंने। विच इंडियन प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी रिसेंटली कंडक्टेड अ स्टैटिक फायर टेस्ट ऑफ द कलाम 100 इंजन? हाल ही में किस भारतीय निजी एरोस्पेस कंपनी ने कलाम 100 इंजन का स्थैनिक अग्नि परीक्षण किया? राइट आंसर ऑप्शन सी है स्काई रूट एरोस्पेस। इंडिया का प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस। इसने कलाम 100 इंजन का फायर टेस्ट किया है जो कि विक्रम-1 लॉन्च व्हीकल की जो 3rd स्टेज है उसको पावर देगा। इससे इस इंजन की कैपेबिलिटी पता चल रही है कि ये वैक्यूम थ्रस्ट 100 किलोन्यूटन का प्रोड्यूस कर सकता है। विच कंपनी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन फॉर 2025? किस कंपनी 2025 के लिए स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन के रूप में मान्यता दी? राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा टाटा स्टील। टाटा स्टील को स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन 2025 के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के द्वारा, और ये मीटिंग सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुई है। CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर टाटा स्टील के टीवी नरेंद्र ने। विच इंडियन स्टेट साइंड एन MOU विद रशियाज रोसेटम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बेस्ड ऑन थोरियम फ्यूल? किस भारतीय राज्य ने थोरियम ईंधन पर आधारित एक छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर के विकास के लिए रूस के रोसेटम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी महाराष्ट्र है।
तो महाराष्ट्र ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है रशिया का जो रोसेटोम है और इसके साथ मिलकर ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो कि थोरियम फ्यूल पर बेस्ड रहेंगे उनको डेवलप किया जाएगा महाराष्ट्र में ही। विच शिपयार्ड कंपनी हैज पार्टनर विद IIT हैदराबाद टू इंटीग्रेट AI इन शिप बिल्डिंग। किस शिपयार्ड कंपनी ने जहाज निर्माण में AI को एकीकृत करने के लिए IIT हैदराबाद के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद के साथ और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स भी रहे जैसे नीर इंटरेक्टिव सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, सेंटर फॉर जो स्पेशल AI एंड डिजिटल ट्विंस और आंध्रा महिला सभा आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज। तो इन सब के साथ मिलकर MOU साइन किया है ताकि जो शिप बिल्डिंग इनोवेशन है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यूज़ किया जा सके। द कोलेब्रेशन विद स्ट्रेंथन द टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज एंड रिसोर्सेज ऑफ बोथ GSL यानी कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड एंड IIT हैदराबाद हेल्पिंग इंटीग्रेट AI into various aspects of ship design, security and operational efficiency. Which company is setting up a mega petrochemical complex in Paradip, Odisha with an investment of 61,000 crore rupees? कौन सी कंपनी 61,000 करोड़ रुपए के निवेश से ओडिशा के पारादीप में एक मेगा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित कर रही है? राइट आंसर ऑप्शन डी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो कि हमारे देश की लार्जेस्ट ऑयल फर्म है ये 61,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाने में पारादीप उड़ीसा में और इसके लिए इसने उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ एक MOU भी साइन किया है। 61,077 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी इस कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए। अच्छा, IOC के अलावा पेट्रोनेट LNG लिमिटेड जो कि इंडिया की बिगेस्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्टर है, इसने भी 65,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का एक पैक्ट साइन किया है जिसके जरिए ये उड़ीसा के गोपालपुर पोर्ट में LNG इंपोर्ट टर्मिनल को सेटअप करेगा। What is the total amount of financial assistance NABARD has extended to Jharkhand to boost rural infrastructure? ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड ने झारखंड को कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 5830 करोड़ रुपए। तो ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड ने झारखंड को 5830 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। और जो लायन शेयर है यानी कि जो बड़ा हिस्सा है वो झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक और झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को दिया जाएगा 2143 करोड़ रुपए। लायन शेयर मतलब बड़ा हिस्सा है। विच अडानी फिल्म वॉन 2 गोल्ड अवार्ड्स एट द ऑलिव क्राउन अवार्ड्स? ऑलिव क्राउन अवार्ड्स में अडानी किस फिल्म ने 2 स्वर्ण पुरस्कार जीते? राइट आंसर ऑप्शन है पंखा। अडानी ग्रुप ने IAA ऑलिव क्राउन अवार्ड्स में 4 गोल्ड अवार्ड जीते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। जैसे अवार्ड मिला इन्हें कॉर्पोरेट सोशल क्रूसेडर ऑफ द ईयर, ग्रीन एडवर्टाइजर ऑफ द ईयर। पंखा फिल्म को 2 गोल्ड अवार्ड्स मिले हैं, बेस्ट फिल्म इन द कैटेगरीज TV सिनेमा एंड डिजिटल बाय द ऑलिव क्राउन अवार्ड्स। जो ये ऑलिव क्राउन अवार्ड अगर हम बात करें इसकी IAA की, ये है इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन। 1938 में इसकी स्थापना हुई थी, इनके द्वारा अवार्ड दिए गए। In which Indian state was the synchronized vulture survey 2025 conducted? समकालिक गिद्ध सर्वेक्षण 2025 किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है तमिलनाडु। सिंक्रोनाइज्ड वल्चर सर्वे 2025 तमिलनाडु में रिलीज किया गया है। बताया गया है कितने वल्चर्स हैं तमिलनाडु में। और मुदमलाई टाइगर रिजर्व, सत्यवांगारम टाइगर रिजर्व, नेलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बिलिगिरी, रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व और नागारोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक, इन सभी में ये सर्वे किया गया है, मतलब कवर्ड किया गया। टोटल 157 वल्चर्स तमिलनाडु में रिकॉर्ड किए गए हैं और इससे पता चला है वल्चर पॉपुलेशन बड़ी है राज्य में। वाइट क्रम्प्ड वल्चर सबसे ज़्यादा है यहाँ पर 110 इंडिविजुअल। रेड हेडेड वल्चर नेस्ट ये पहली बार देखा गया है मुदमलाई टाइगर रिजर्व में। ये मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको पता हो। देखिए जैसे तमिलनाडु के, केरल के, कर्नाटक के नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में लिखे हैं तो ये आपको पता होने चाहिए। इन विच इंडियन स्टेट इज द न्यूली डिक्लेयर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य लोकेटेड? नव घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। देखिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर की है जो कि सागर डिस्ट्रिक्ट में आएगी और इसका नाम होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य। 258 स्क्वायर किलोमीटर्स में एक सेंचुरी फैली है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो 134th बर्थ एनिवर्सरी है उस मौके पर इन्होंने ये नई अभ्यारण्य की शुरुआत की है। 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर जी की एनिवर्सरी हम मनाते हैं ना,
अच्छा देख लीजिएगा एक बार, 134 बर्थ एनिवर्सरी या फिर 135, मेरे ख्याल से 135 है, मैं भी इसको चेक करके PDF में सही कर दूंगा। इन विच स्टेट इज़ द महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट लोकेटेड? महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, हरियाणा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नई टर्मिनल बिल्डिंग की आधारशिला रखी है। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार हरियाणा में 410 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली है। इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट पैसेंजर टर्मिनल, कार्गो टर्मिनल, ATC बिल्डिंग बनाए जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने हिसार से अयोध्या धाम के लिए फ्लाइट भी शुरुआत की है, हरी झंडी दिखाई है। विच यूनिवर्सिटी कन्फर्ड द ऑनरेरी डॉक्टरेट होनोरिस कोजा टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू? भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद उपाधि ऑनरी डॉक्टरेट ऑनोरिस कोजा किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी नित्रा। द कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी नित्रा स्लोवाकिया में है। इन्होंने डिग्री ऑफ ऑनरी डॉक्टरेट ऑनोरिस कोजा ये प्रदान की है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू को। एक्चुअली जो हमारी प्रेसिडेंट हैं ये स्लोवाकिया और पुर्तगाल की विजिट पर हैं, उसी दौरान इनको ये डिग्री प्रोवाइड की गई है। और जो पब्लिक सर्विस और गवर्नेंस में इनका जो कैरियर है, सोशल जस्टिस, इंक्लूजन, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एजुकेशन, एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर इन लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, इन सब की सराहना की गई है। इंडिया एंड स्लोवाकिया ने 2 MOU भी साइन किए हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को लेकर, और दूसरा है ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमेट्स को लेकर। विच फॉर्मर इंग्लैंड फास्ट बॉलर वॉज अवॉर्डेड अ नाइटहुड फॉर सर्विसेज टू क्रिकेट? इंग्लैंड के किस पूर्व तेज गेंदबाज को क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, जेम्स एंडरसन। फॉर्मर इंग्लैंड फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन, इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई है क्रिकेट में इनकी सेवाओं को सराहना करते हुए, और ये इकलौते स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो इस बार की लिस्ट में अपनी जगह बना पाए हैं। जो फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे ऋषि सुनक, तो रेजिग्नेशन के दौरान जो उन्होंने लिस्ट सौंपी थी उनमें इनका नाम था। 42 साल के हैं और टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हुए हैं पिछले समर ही। 704 विकेट इनके नाम है, और लीडिंग विकेट टेकर भी इंग्लैंड के सभी फॉर्मेट में। इंडिया रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर साइंटिफिक कोऑपरेशन विद विच कंट्री? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ वैज्ञानिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है, इटली। इंडिया और इटली, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है साइंटिफिक रिसर्च में कोऑपरेशन के लिए। साथ ही 2025 से 2027 का जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन है, इसको भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, और इंडो इटालियन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन 2025-2027 पर भी साइन किए गए हैं। अच्छा, चिली और इंडिया ने भी MOU साइन किए हैं SME और स्टार्टअप कोलैबोरेशन के लिए। इंडिया SME फोरम और प्रोचाइल, इन दोनों ने MOU साइन किए हैं। साथ ही कॉर्फो, जो कि चिली की नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजेंसी है, इसने MOU साइन किए हैं बेंगलुरु बेस्ड ग्लोबल इनोवेशन अलायंस के साथ। इस तरह से फर्स्ट लैटिन अमेरिकन इंस्टीट्यूशन है जिसने इस तरह की पार्टनरशिप भारत के साथ की है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद हैज साइंड एन MOU विद विच कंट्री फॉर एस्टैब्लिशिंग अ न्यू कैंपस? भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने एक नया परिसर स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद और यूनाइटेड अरब अमीरात गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत IIM में दुबई कैंपस को इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो 2 फेजेस में इस्टेब्लिश किया जाएंगे। फर्स्ट फेज में स्पेस प्रोवाइड कराया जाएगा दुबई इंटरनेशनल एकेडमिक सिटी में, ठीक है, और सेकंड फेज में जो है कैंपस डेवलपमेंट होगा, लैंड दी जाएगी परमानेंट कैंपस के लिए, और 2029 से ऑपरेशनल होगा। विच क्रिकेटर हैज़ बिकम द सेकंड बैटर टू रीच 100 हाफ सेंचुरीज इन T20 क्रिकेट? कौन सा क्रिकेटर T20 क्रिकेट में 100 अर्धशतक तक पहुंचने वाला दूसरा बल्लेबाज बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है, विराट कोहली। विराट कोहली ने अपनी 100वीं हाफ सेंचुरी पूरी की है T20 क्रिकेट में, राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट खेलते हुए IPL में, और इस सीज़न की 3rd 50 थी और टूर्नामेंट की 66 थी। और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के जो डेविड वार्नर हैं, ठीक है, तो वो उनसे दूसरे पायदान पर आ गए हैं। सबसे ज़्यादा 50 वार्नर के नाम है 108 400 गेम में, उसके बाद फिर कोहली के नाम है 150 405 मैचेस में।
एक और न्यूज़ देख लेते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के बैट्समैन अभिषेक शर्मा, इन्होंने आईपीएल रिकॉर्ड बनाई। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है किसी भी इंडियन के द्वारा, 141 रन बनाए इन्होंने केवल 55 बॉल में पंजाब किंग्स के अगेंस्ट खेलते हुए। विच टीम वॉन द बहरीन जीपी फ्रॉम पोल पोजीशन, बहरीन ग्रां प्री में पोल पोजीशन से किस टीम ने जीत हासिल की? राइट आंसर ऑप्शन बी है मैकलेरन। ऑस्कर पिएस्ट्री, इन्होंने बहरीन जीपी 2025 जीत दिया है। ये ऑस्ट्रेलियन रेसिंग ड्राइवर हैं और फॉर्मूला 1 में मैकलेरन के लिए compete करते हैं। विच ट्रेडिशनल सिल्क फ्रॉम मेघालय हैज़ बीन ग्रांटेड अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, मेघालय के किस पारंपरिक रेशम को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है रैंडिया सिल्क। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स दिए हैं मेघालय के रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम प्रोडक्ट्स को। और इंडिया की अगर हम बात करें, एक डिस्टिंक्टिव हैंड वूवन फैब्रिक है और हैंड स्पन है, हाथ से बनाई जाती है, नेचुरली डाइड है और ऑर्गेनिक प्रोड्यूस्ड है, एथिकली सोर्स्ड है। द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NABFID recently signed an MOU with which international financial institution for infrastructure and clean energy financing in India। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ने हाल ही में भारत में बुनियादी ढांचे और स्वच्छ ऊर्जा वित्त पोषण के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक और नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NABFID, इन्होंने एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है मुंबई में, जिसके तहत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, उसमें लोन प्रोवाइड करेगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो रिसर्च कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग सेमिनार्स, वर्कशॉप, ठीक है, टू प्रमोट नॉलेज शेयरिंग एंड इनहेंस इंस्टीट्यूट कैपेबिलिटीज, इन सब में पार्टनरशिप इन दोनों के द्वारा की गई है। मैनेजिंग डायरेक्टर NABFID के राजकिरण राय जी हैं। इंडिया हैज़ बिकम द 4th country in the world to have the capability to shoot down fixed wing drones using laser beam technology। भारत लेजर बीम तकनीक का उपयोग करके फिक्स्ड विंग ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखने वाला विश्व का 4था देश बन गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो पहली बार भारत ने अपनी कैपेबिलिटी शो की है, जिसके तहत इसने फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, मिसाइल और स्वार्म ड्रोन्स को मार गिराया है। किसको यूज़ करके? 3 किलोवाट लेजर बेस्ड वेपन सिस्टम को यूज़ करके। और भारत ने US, चाइना और रशिया को ज्वाइन कर लिया है, जिनके पास इस तरह की कैपेबिलिटी है। सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेस हैदराबाद, जो कि DRDO की एक लैब है, ठीक है, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट या ये टेस्ट कंडक्ट किया है कुंडूल, आंध्र प्रदेश में। व्हीकल माउंटेड लेजर डायरेक्टेड वेपन DEW Mark II A को यूज़ करके। द स्कॉच अवार्ड वॉज गिवन टू उत्तर प्रदेश पुलिस इन विच कैटेगरी? उत्तर प्रदेश पुलिस को किस श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है पुलिस एंड सेफ्टी। द इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्शन पोर्टल, जिसे उत्तर प्रदेश पुलिस के टेक्निकल सर्विस यूनिट द्वारा डेवलप किया गया है, इसे स्कॉच अवार्ड दिया गया है नेशनल लेवल पर पुलिस एंड सेफ्टी कैटेगरी में। द पोर्टल प्लेज अ वाइटल रोल इन आइडेंटिफाइंग सीरियस एंड सेंसिटिव क्राइम्स सच एज माफिया रिलेटेड ऑफेंसेस, पॉक्सो, rape, other heinous cases, and ensures continuous monitoring of timely investigation and charge sheet filing। ADG नवीन अरोड़ा ने ये अवार्ड, स्कॉच अवार्ड सर्टिफिकेट दिया है DGP प्रशांत कुमार को। विच इंडियन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट वॉज अवार्डेड द 2025 IOF कमिटी ऑफ साइंटिफिक एडवाइजर्स मेडल ऑफ अचीवमेंट? किस भारतीय एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को 2025 IOF वैज्ञानिक सलाहकार समिति के उपलब्धि पदक से सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है डॉक्टर अम्बरीश मित्तल। इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन ने इंडियन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर अम्बरीश मित्तल 2025 कमिटी ऑफ साइंटिफिक एडवाइजर मेडल ऑफ अचीवमेंट दिया है। और कहाँ पर दिया गया है? वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थ्राइटिस एंड मस्कुलोस्केलेटल डिजीज जो हुई है रोम, इटली, इस दौरान। विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस द इन ऐप मोबाइल OTP फीचर टू इनहेंस सिक्योरिटी? किस बैंक ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए इन ऐप मोबाइल OTP सुविधा शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन ए है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने इन ऐप मोबाइल OTP फीचर अपनी मोबाइल ऐप ओपन पर लॉन्च की है, ताकि ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी इन्हेंस हो सके, कस्टमर जो है फ्रॉड से बच सकें। यानी कि जैसे हम देखते हैं ना, OTP आता है हमारी नोटिफिकेशन में, आता है ऊपर, कुछ भी काम करते हैं, पर यहाँ पर जो एक्सिस बैंक की ऐप है ओपन, उसी में ये OTP आएगा अंदर।
This innovative feature eliminates dependence on telecom networks by generating time-based one-time password directly within the app instead of sending OTPs via SMS. तो SMS के जरिए नहीं आएगा, OTP उसमें ही आ जाएगा ऐप में. Which bank signed an MOU with Keral Startup Mission to boost the startup ecosystem in Keral? केरल में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने केरल स्टार्टअप मिशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है कोटक महिंद्रा बैंक. देखिए स्टार्टअप इकोसिस्टम को केरल में बढ़ावा देने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है केरल स्टार्टअप मिशन के साथ, जो कि नोडल एजेंसी हैं राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए. तो इस एमओयू के तहत जो स्टार्टअप जैसे एग्रीकल्चर, मेडिकल टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, स्पेस में, तो उनको नर्चर किया जाएगा, ग्रो, उनको जो है गाइडेंस दी जाएगी और फाइनेंस की सुविधाएं प्रोवाइड की जाएगी कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा. व्हाट वाज द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया इन 2023-24? 2023-24 में भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दल क्या थी? सही आंसर ऑप्शन बी है 41.7%. मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विमेन एंड मैन इन इंडिया 2024 सेलेक्टेड इंडिकेटर्स एंड डेटा का 26th एडिशन रिलीज़ कर दिया है. इसमें बताया गया कि 2014-16 और 2018-20 के बीच में सेक्स रेशो जो अर्बन एरियाज़ में था ये 910 रहा और जो रूरल एरिया का था वो 907 था. यानी कि जो फीमेल माइग्रेशन है वो बढ़ रहा है अर्बन एरियाज़ की तरफ. मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 2015-16 में 122 से घटकर 2018-20 में 97 हो गया है. लिटरेसी रेट इंडिया में 84.7% रहा मेल्स के लिए, 70.3% रहा फीमेल्स के लिए 2017 में. और केरल में सबसे कम गैप है अगर हम लिटरेसी गैप देखें, यानी कि मेल और फीमेल के लिटरेसी रेट में जो गैप है सबसे कम केरल में है, सबसे ज़्यादा राजस्थान में है. फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज़ हुआ है 2017-18 में 23.3% से बढ़कर 2023-24 में 41.7% हो गया है. जो भी ऑल बैंक अकाउंट्स उनमें महिलाओं के 39.2% है और टोटल डिपॉजिट में 39.7% डिपॉजिट महिलाओं का है. और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी 28.7% महिलाएं हैं, जबकि फाइनेंशियल 20 में केवल 26.7% थी. डीमैट अकाउंट में भी महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ा है. अगर हम मार्च 31 2021 से नवंबर 30 2024 से देखें तो टोटल नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स 33.26 मिलियन से बढ़कर 143.02 मिलियन बढ़े हैं. यानी कि लोग स्टॉक मार्केट में जो महिलाएं हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं. फीमेल वोटर टर्नआउट की अगर हम बात करें 2019 में 67.2% था, पर यह डिक्लाइन हुआ है 2024 में 65.8% रहा है. नियरली 1/3 यानी कि 31.9% ऑफ मैरिड वुमेन 18 से 29 के बीच में स्पाउसल वायलेंस विटनेस करती हैं, उनके साथ वायलेंस होता है. सबसे ज़्यादा कर्नाटक में 48.4%, फिर बिहार में 42.5%, फिर मणिपुर में 41.6%. हु वॉन द मोंटे कार्लो मास्टर्स टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम रिसेंटली? हाल ही में पहली बार मोंटे कार्लो मास्टर्स खिताब किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं. सही आंसर ऑप्शन बी है कार्लोस अल्कराज. कार्लोस अल्कराज स्पेन से आते हैं, टेनिस प्लेयर हैं. इन्होंने लोरेंजो मुसेटी को हराकर अपना पहला मोंटे कार्लो मास्टर्स टाइटल जीता है. बात टेनिस की हो रही है. डबल्स विनर्स की बात करें तो मोनाको रोमेन अर्नियोडो और फ्रांस मैनुअल क्विनार्ड ने टाइटल जीता है. मोनाको के रोमेन है और फ्रांस के हैं मैनुअल. जो ये 2025 का मोंटे कार्लो मास्टर्स है ये फ्रांस में खेला गया है. मेल प्रोफेशनल्स के बीच में खेला जाता है, फीमेल कैटेगरी नहीं होती इसमें. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मास्कोट फॉर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं. सही आंसर ऑप्शन डी है गज सिम्हा. बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का 7th एडिशन होस्ट करने वाला है 4 से 15 मई के बीच में. अलग अलग सिटीज़ में होगा, जैसे पटना, गया, राजगीर, बेगूसराय, भागलपुर. इसका जो मास्कोट है वो भी लॉन्च कर दिया गया है. गज सिम्हा इसका नाम है, यानी कि एलिफेंट और लायन दोनों का ही कॉम्बिनेशन. और जो आर्काइवल हेरिटेज है पाला डायनेस्टी की नालंदा और बोधगया से जो टेम्पल पर इनग्रेव्ड की गई है और उनके पिलर्स पर भी है, तो उसी का सिंबल है गज सिम्हा. वेयर वॉज द इनॉग्रल एडिशन ऑफ एकीमे कंडक्टेड? एकीमे का उद्घाटन संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है दार एस सलाम तंजानिया. देखिए इनॉग्रल एडिशन है यानी फर्स्ट एडिशन है एक लार्ज स्केल मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जिसका नाम है अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट. ये दार एस सलाम तंजानिया में शुरू हुआ है और INS सुनैना
जो कि इंडियन ओशन शिप सागर में डेजिग्नेटेड है, और 44 नेवल पर्सनल के साथ जो है आगे बढ़ रही है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। 13 अप्रैल से 18 अप्रैल तक ये चल रहा है। इसमें कोमोरोस, जिबूती, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोज़ेम्बिक, सीशेल्स, साउथ अफ्रीका, ठीक है, और इस तरह की कंट्रीज शामिल हैं इसमें अफ्रीका की। भारत और तंजानिया इसको होस्ट कर रही है। इंडियन नेवल शिप चेन्नई और INS केसरी भी दार एस सलाम पहुंची है इस एक्सरसाइज में पार्ट लेने के लिए। Which organization recently introduced the new blue category of industries based on the essential environmental services? हाल ही में किस संगठन ने आवश्यक पर्यावरण सेवाओं के आधार पर उद्योगों की नई नीली श्रेणी शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। हाल ही में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्या किया, एक नई कैटेगरी इन्होंने बनाई है इंडस्ट्रीज़ की, जिसको दिया है ब्लू कैटेगरी नाम। तो एसेंशियल इन्वायरमेंटल सर्विसेज के बेसिस पर ये कैटेगरी इन्होंने दी है, ताकि पोल्यूशन को मैनेज किया जा सके एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के कारण। एंथ्रोपोजेनिक मतलब जो ह्यूमन के कारण होती है। तो वेस्ट टू एनर्जी इंसिनरेशन को इन्होंने ब्लू कैटेगरी में रखा है, और इससे पहले ये रेड कैटेगरी में आती थी। इसका जो पोल्यूशन इंडेक्स है वो 97.6 है, तो काफ़ी ज़्यादा है। जो पोल्यूशन इंडेक्स है ये CPCB यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड द्वारा ही लॉन्च किया जाता है। अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जैसे अगर पोल्यूशन इंडेक्स 80 से ज़्यादा है तो आपका रेड कैटेगरी, और अगर 80 से कम है लेकिन 55 से बराबर या इसके ज़्यादा है तो ऑरेंज कैटेगरी, अगर 25 से कम है तो ग्रीन, ठीक है। और अब ब्लू आ गया है किसके लिए? वेस्ट टू एनर्जी इंसिनरेशन के लिए। CPCB की बात करें कि स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974 के तहत इसको बनाया गया था। और जो आपका ये एयर एक्ट है और इन्वायरमेंट 1986 का एड है, इससे भी संबंधित है। विच प्राइवेट स्पेस कंपनी कंडक्टेड द ऑल फीमेल स्पेस फ्लाइट इंक्लूडिंग कैटी पेरी? किस निजी अंतरिक्ष कंपनी ने कैटी पेरी सहित सभी महिलाओं को अंतरिक्ष में भेजा? राइट आंसर ऑप्शन सी है, ब्लू ओरिजिन। देखिए कैटी पेरी और 5 अदर वुमेन, एक्चुअली ये क्वेश्चन में इस तरह से होगा, विच प्राइवेट कंपनी कंडक्टेड द ऑल फीमेल स्पेस फ्लाइट, ठीक है, इंक्लूडिंग कैटी पेरी एंड 5 अदर्स, इस तरह से होना था ये। तो पॉप स्टार हैं कैटी पेरी, आपने नाम सुना होगा, और इनके अलावा 5 और महिलाएं। इन्हें ब्लू ओरिजिन रॉकेट के जरिए स्पेस में भेजा गया और वापस अर्थ पर भी लाया गया, और फर्स्ट ऑल फीमेल स्पेस फ्लाइट रही है 60 साल के इतिहास में। वेस्ट टेक्सास से इनकी ये फ़्लाइट शुरू हुई है, स्पेस तक गए और फिर ये वापस भी आ गए। लगभग 11 मिनट की जर्नी रही। ब्लू ओरिजिन ने ऐसा बताया। ब्लू ओरिजिन जो अमेज़ॉन के जनक हैं जेफ बेजोस, ठीक है, उन्हीं की कंपनी है, स्पेस कंपनी है, और न्यू शेपर्ड लॉन्च व्हीकल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही है यात्रा, क्योंकि स्पेस टूरिज्म यहीं से बढ़ाया जाता है। न्यू शेपर्ड से लॉन्च व्हीकल है ये। अच्छा, ये 6 पर्सन रहे इसमें। एक तो कौन कौन रही? लॉरेंस सेंजेस और गेल किंग और ऐशा बोवे, अमेंडा नुगेन और कैरियन फ्लिन। अच्छा, ये फर्स्ट ऑल फीमेल स्पेस फ्लाइट रही है 60 सालों में, जैसे मैंने आपको बताया। इससे पहले सोवियत कॉस्मोनॉट वैलेंटीना टेरेस्कोवा फर्स्ट वुमेन थी जो स्पेस में गई थी। 3 दिन की सोलो फ्लाइट की थी इन्होंने। डेनियल नोबोआ इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? डेनियल नोबोआ किस देश के राष्ट्रपति हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है, इक्वाडोर। तो देखिए डेनियल नोबोआ ये इक्वाडोर के प्रेसिडेंट हैं, और फिर से इन्होंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन वहाँ पर जीत लिया है। एक्चुअली 2023 नवंबर में स्नैप इलेक्शन हुए थे, यानी कि जैसे स्नैप इलेक्शन मतलब जो अर्ली इलेक्शंस हो जाते हैं, जो फुल टर्म होती है उससे पहले ही इलेक्शन हो जाते हैं, उनको बोलते हैं स्नैप इलेक्शन। तब से पावर में थे, अब फुल टाइम ये प्रेसिडेंट बन गए हैं। इक्वाडोर की बात करें, कैपिटल क्विटो है, करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द 54th सिग्नेटरी ऑफ द आर्टेमिस एकॉर्ड्स? हाल ही में कौन सा देश आर्टेमिस समझौते का 54वां हस्ताक्षरकर्ता बन गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, बांग्लादेश। बांग्लादेश आर्टेमिस एकॉर्ड्स को साइन करने वाला 54वां देश बन गया है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा के साथ इसने साइन किया है। आर्टेमिस एकॉर्ड्स की बात करें, अक्टूबर 2020 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है और पीसफुल एंड कोऑपरेटिव सिविल एक्सप्लोरेशन ऑफ साउथ आउटर स्पेस को प्रमोट यहाँ पर किया जाता है। 21 जनवरी 2025 तक अगर हम बात करें तो
53 कंट्रीज ने इस अकॉर्ड को साइन कर चुके हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, इंडिया भी है, यूनाइटेड अरब अमीरात भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है और भी कई यूरोपियन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। Which airport has been named the world's best airport 2025 by Skytrax? Skytrax द्वारा किस हवाई अड्डे को 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा नामित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है सिंगापुर का चंगी एयरपोर्ट। सिंगापुर चंगी एयरपोर्ट वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट रहा है स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में, मैड्रिड में हुए हैं ये अवार्ड्स, और 13वीं बार है जब सिंगापुर चंगी अवार्ड को वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट बताया गया है। दोहा का जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दूसरे नंबर पर रहा। अच्छा, जो ये सिंगापुर चंगी एयरपोर्ट है इसे और भी अवार्ड्स मिले, जैसे वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट डाइनिंग, वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट वॉशरूम्स और बेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया तो है ही। अच्छा, इंडिया का जो बिजिएस्ट एयरपोर्ट है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया बताया गया है। बेंगलुरु का जो कंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसको बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया बताया गया है। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ सर्विस इन इंडिया एंड साउथ एशिया बताया गया है। गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया बताया गया है और हाईएस्ट रैंक एयरपोर्ट भी है पैसेंजर नंबर्स के हिसाब से। न्यू दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है 32वीं पोजीशन पर है ओवरऑल रैंकिंग की हम बात करें, इकलौता एयरपोर्ट है जो टॉप 50 में है। बेंगलुरु का जो एयरपोर्ट है 58th पोजीशन से सुधर कर 48th पर आ चुका है। हैदराबाद 59 से ऊपर बढ़कर 56th पर आ चुका है। मुंबई का जो एयरपोर्ट है ये भी 95th से बढ़कर 73rd पर आ चुका है। राइट साइड में वर्ल्ड के 10 एयरपोर्ट्स देख पाएंगे, सिंगापुर, हमाद, टोक्यो, इंचियोन, नरीटा, हांगकांग, पेरिस चार्ल्स, रोम, म्यूनिक, ज्यूरिक। Which African country became the first to sign a country partnership framework with the International Solar Alliance? कौन सा अफ्रीकी देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ देश साझेदारी फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है मॉरिशस। मॉरिशस फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री बन गया है जिसने कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क साइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ। और फोर्थ कंट्री है ग्लोबली बांग्लादेश, भूटान, क्यूबा के साथ जिसने इस तरह का कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क साइन किया है। तो इसके जरिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है मॉरिशस एंड के बीच में सोलर एनर्जी इनिशिएटिव्स को लेकर कोलैबोरेशन किया जाएगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस आप सभी जानते हैं ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा इसको लॉन्च किया गया था ताकि सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जा सके। 2030 तक $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया जा सके सोलर सेक्टर में। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड MOU ऑन कॉटन कोऑपरेशन? भारत और किस देश ने कपास सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा ऑस्ट्रेलिया। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलियन कॉटन शिपर्स एसोसिएशन, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ठीक है, कॉटन के सेक्टर में कार्य करने के लिए, जैसे कॉटन प्रोडक्शन, ट्रेड ट्रेंड्स, ग्लोबल प्राइसिंग, मार्केट आउटलुक, ये सभी। The bilateral MOU is expected to help strengthen trade between the two countries and improve market access and reciprocal support in assisting dialogue supporting the interest of their common cotton industries. Which financial company has partnered with ICICI Bank to enhance credit accessibility? किस वित्तीय कंपनी ने ऋण सुलभता बढ़ाने के लिए ICICI बैंक के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है पिरामल फाइनेंस। पिरामल फाइनेंस लिमिटेड ने पार्टनरशिप की है ICICI बैंक के साथ क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए मिडिल एंड लो इनकम बोरोवर्स के लिए, खास करके रूरल और सेमी अर्बन रीजन्स में। थ्रू दिस पार्टनरशिप पिरामल फाइनेंस लिमिटेड combines its innovative high-tech plus high-touch approach with the financial and banking expertise of ICICI Bank. What is the name of the newly incorporated subsidiary of GAIL? GAIL की नवगठित सहायक कंपनी का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है गेल ग्लोबल IFC लिमिटेड। देखिए, फाइनेंशियल ऑपरेशंस को और बढ़ाने के लिए गेल इंडिया लिमिटेड ने अपनी एक होली ओन्ड सब्सिडरी लॉन्च की, इसका नाम है गेल ग्लोबल IFC लिमिटेड। इसको इंटरनेशनल IFC यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर जो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी गुजरात में है, यहाँ पर लॉन्च किया है। गेल ग्लोबल IFSC लिमिटेड को इस्टेब्लिश किया गया है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल 17 करोड़ और इनिशियल पेडअप कैपिटल 8.5 करोड़ के रुपए के साथ। How much total penalty has IRDAI imposed on Flipkart for violations of insurance, e-commerce and corporate agents norms? बीमा, ई-कॉमर्स और कॉर्पोरेट एजेंट मानदंडों के उल्लंघन के लिए IRDAI ने फ्लिपकार्ट पर कुल कितना जुर्माना लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है 1.06 करोड़ रुपीस।
देखिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI ने पेनल्टीज लगाई हैं 1.06 करोड़ रुपए की फ्लिपकार्ट पर, क्योंकि इसने इंश्योरेंस ई कॉमर्स एंड कॉर्पोरेट एजेंट नॉर्म्स को वायलेट किया है। ऑफ दिस 1 करोड़ इज फॉर वायलेशन ऑफ द इंश्योरेंस ई कॉमर्स गाइडलाइंस 2017। ठीक है, जो इंश्योरेंस ई कॉमर्स गाइडलाइन 2017 है उनके उसको वायलेट किया है इसने, इसलिए पेनल्टी लगाई है। What is the revised GDP growth forecast for India in 2025 according to Moody's Analytics? Moody's Analytics के अनुसार 2025 में भारत के लिए संशोधित GDP वृद्धि पूर्वानुमान क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 6.1%। इंटरनेशनल रिसर्च फर्म मूडीज एनालिटिक्स, इसने भारत की जो GDP ग्रोथ फोरकास्ट है 2025 में उसको रिवाइज डाउन किया, यानी कि डाउन कर दिया है। पहले 6.4% बताई थी मार्च में, और अब 6.1% इसने बताई है, क्योंकि US के कारण जो टैरिफ लग रहे हैं देशों पर उसको देखते हुए। बाकी आपने पता ही है कि लेटेस्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसमें RBI ने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से कम किया है और 6% अब रहा है, और एकोमोडेटिव स्टांस रहने वाला है, यानी कि और इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है। इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन भी 20 पॉइंट तक घटाई है, RBI ने 4% बताया है, और रियल GDP प्रोजेक्शन 6.5% बताई है। Who has recently been appointed as the Vice President Investment Solutions at Asian Infrastructure Investment Bank? हाल ही में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक में निवेश समाधान के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है अजय भूषण पांडे। फॉर्मर चेयरपर्सन है नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अजय भूषण पांडे, इन्हें वाइस प्रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन नियुक्त किया गया एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में AIIIB में। 3 डिपार्टमेंट्स को लीड करेंगे, सेक्टर्स, थीम्स एंड फाइनेंस सोल्यूशन डिपार्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड फिडुसरी सोल्यूशन डिपार्टमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। इससे पहले ये फाइनेंस सेक्रेटरी और रेवेन्यू सेक्रेटरी रह चुके हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके हैं आधार में, यानी कि UIDAI में, और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क के चेयरमैन भी रह चुके हैं GSTN के। विच US स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस अ बिल रिकॉग्नाइजिंग हिंदू फोबिया एंड एंटी हिंदू हेट इन इट्स पीनल कोड? कौन सा अमेरिकी राज्य अपने दंड संहिता में हिंदू फोबिया और हिंदू विरोधी घृणा को मान्यता देने वाला विधेयक पेश करने वाला पहला राज्य बन गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है जॉर्जिया फर्स्ट स्टेट्स बना है यूनाइटेड स्टेट्स में जिसने ऐसा बिल इंट्रोड्यूस किया है जो फॉर्मली हिंदोफोबिया को रिकॉग्नाइज करेगा और एंटी हिंदू हेट को जो है अपनी पीनल कोड में शामिल करेगा। तो सीनेट बिल 375 इंट्रोड्यूस किया गया, रिपब्लिकन सीनेटर हैं शॉन स्टील के द्वारा। यदि बिल पास हो जाता है जो एंटी हिंदू फीलिंग्स हैं या प्रिजुडाइज है तो उसके लिए भी सज़ा दी जाएगी, उसको भी एक अपराध माना जाएगा। तो हिंदू फोबिया मतलब यानी कि आप जो हिंदू के प्रति आप जो है आपका मन कड़वा है, डेरोगेटरी मार्क्स आप मारते हैं, आपका एटीट्यूड नेगेटिव है, ये सभी। हिंदू केवल 1% ही है US पॉपुलेशन में। Who has been appointed as the chairman of the 23rd Law Commission of India? भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को 23rd लॉ कमीशन या 23वीं विधि आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया है। जो 23वीं विधि आयोग है या फिर लॉ कमीशन है, इसको लास्ट ईयर 2024 में सितंबर 2 को नोटिफाई किया गया था और 3 साल का इसका टेन्योर रहने वाला है अगस्त 2027 तक। इसमें जो मेंबर होते हैं एक चेयरमैन होते हैं, 4 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और 5 से ज़्यादा पार्ट टाइम मेंबर्स नहीं हो सकते। 22nd लॉ कमीशन जो था उसकी अध्यक्षता जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने की थी। वो इससे पहले लोकपाल के मेंबर भी रहे। और जो फर्स्ट लॉ कमीशन है भारत की, वो 1834 में इस्टेब्लिश की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लॉर्ड मैकाले की चेयरमैनशिप में। और अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया की फर्स्ट लॉ कमीशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। और चेयरमैन कौन थे? MC सीटलवैट। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये भारत के फर्स्ट अटॉर्नी जनरल भी हैं। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू इंट्रोड्यूस क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट? अनुसूचित जातियों का वर्गीकरण शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है तेलंगाना। तेलंगाना गवर्नमेंट ने तेलंगाना शेड्यूल्ड कास्ट रेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशंस एक्ट 2025 को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। गजेट नोटिफिकेशन भी इसके लिए इसने जारी किया है कि हम शेड्यूल्ड कास्ट को 3 ग्रुप में कैटेगराइज कर रहे हैं। तेलंगाना इस तरह से भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने शेड्यूल्ड कास्ट में भी और अंदर उसको डिवाइड करना शुरू कर दिया है,
क्योंकि लास्ट ईयर 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, कहा था कि जो SCs और STs हैं उनमें भी सब क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं उनको अलग से कोटा मिल सकता है इन्हीं कैटेगरी के अंदर। तेलंगाना गवर्नमेंट ने साथ ही भू भारती पोर्टल भी लॉन्च किया है, जो लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिंपल बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट बनाने के और पब्लिक के पास इजीली एक्सेसिबल हो सके। Who will head the 3-member high-level committee formed by the Tamil Nadu government on center-state relations? केंद्र राज्य संबंधों पर तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व कौन करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, जस्टिस कुरियन जोसेफ। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टैलिन। इन्होंने 3-member हाई लेवल कमेटी फॉर्मेशन अनाउंस की है ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉज एंड पॉलिसीज़ हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस को लेकर, उनको रिव्यू किया जा सके, उनकी समीक्षा की जा सके और ये अपने स्टेप्स या फिर अपनी बताएंगे, रिकमेंडेशन देगी ये कमेटी किस तरह से सेंटर स्टेट रिलेशंस को मजबूत किया जा सकता है। जो फेडरलिज्म का जो हमारा कंसेप्ट है उसको मजबूत किया जा सकता है। जो हाई लेवल कमेटी है इसकी अध्यक्षता फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस कुरियन जोसेफ करने वाले हैं। बाकी मेंबर्स भी हैं इसमें, जैसे के अशोक वर्धन शेट्टी हैं और M नागनाथन हैं, तो ये सभी इसमें रहने वाले हैं। What is the global ranking of Delhi's Indira Gandhi International Airport in 2024 among the world's busiest airports? 2024 में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की वैश्विक रैंकिंग क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 9th। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, अगर हम वर्ल्ड के बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स की बात करें 2024 में, तो उस मामले में 90वें नंबर पर आता है। 77.8 मिलियन पैसेंजर्स इसने हैंडल किए हैं। और अगर हम बात करें तो 7.8% इंक्रीज़ देखने को मिला है 2023 से, ठीक है, और 2019 से कंपेयर करें तो 13.6% का इंक्रीज़ देखने के लिए मिला है। हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स में है। ये टॉप स्पॉट पर है वर्ल्ड के बिजिएस्ट एयरपोर्ट में। 108 मिलियन पैसेंजर्स को इसने हैंडल किया है लास्ट ईयर। इसके बाद फिर दुबई आता है, दुबई एयरपोर्ट, फिर दलास फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट्स आते हैं। हानेडा एयरपोर्ट्स टोक्यो ये 4th नंबर पर है। लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट ये 5th पर है। डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 6th पर है। इस्तांबुल एयरपोर्ट 7th पर है। शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट 8th पर है। संघाई पुडोंग एयरपोर्ट 10वें नंबर पर है। विच टीम वॉन द इंडियन सुपर लीग 2024-25 टाइटल? इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, मोहन बागान सुपर जायंट। फुटबॉल की बात कर रहे हैं, मोहन बागान सुपर जायंट, इन्होंने इंडियन सुपर लीग 2024-25 टाइटल जीत लिया है। 2-1 से इन्होंने विक्ट्री हासिल की बेंगलुरु FC पर। खेला गया विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम कोलकाता में। तो ये मोहन बागान का 2nd ISL टाइटल है। इससे पहले 2022-23 में भी जीत चुके हैं। और मुंबई सिटी FC के बाद ये दूसरी टीम है जिसने दोनों ही लीग विनर शील्ड और ISL कप दोनों ही सेम सीजन में जीते हैं। What is the name of the operation carried out against combating digital fraud by the CBI? CBI द्वारा डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑपरेशन चक्रवी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने 4 लोगों को अरेस्ट किया है मुंबई और मुरादाबाद से। डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड में उनको लिप्त पाया गया है। तो ऑपरेशन चक्र 5 के तहत ये अरेस्ट की गई हैं, अलग अलग लोकेशंस पर सर्च की गई। ये तो आप जान ही गए होंगे डिजिटल अरेस्ट किसे कहते हैं। लोग अलग अलग एजेंसीज के ऑफिसर बनकर कॉल करते हैं, कोई पुलिस वाला, कोई RBI का ऑफिसर, कोई ED का, और आपको कहते हैं, डराते हैं कि इस तरह से आपके साथ हो गया है और आप इतना पैसा भेज दीजिए तो हम आपको छुड़वा देंगे। इस तरह के अलग अलग केसेस बन जाते हैं। Which agency will launch the biomass satellite mission to generate accurate 3D models of forest structures and track changes in biomass over time? कौन सी एजेंसी वन संरचनाओं के सटीक 3D मॉडल बनाने और समय के साथ बायोमास में परिवर्तन को ट्रैक करने के लिए बायोमास उपग्रह मिशन लॉन्च करेगी? राइट आंसर ऑप्शन ए है, ESA। यूरोपियन स्पेस एजेंसी बायोमास सैटेलाइट मिशन को लॉन्च करेगी अप्रैल 2025 के एंड में फ्रेंच गुयाना से, और वेगा C सैटेलाइट लॉन्चर को यूज़ करके इसमें यूज़ किया जाएगा। बायोमास जो है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का 7th अर्थ एक्सप्लोरर सैटेलाइट है। इसके क्लाइमेट एंड अर्थ सिस्टम प्रोग्राम के तहत ये ग्लोबल फॉरेस्ट को मैप करेगा, कार्बन लेवल्स को मेज़र भी करेगा, फॉरेस्ट हेल्थ को मेज़र करने के लिए।
इस मिशन का एम रहने वाला है टू क्वांटिफाई फॉरेस्ट बायोमास एंड कार्बन कंटेंट फ्रॉम स्पेस यूजिंग रेडार एंड टू जनरेट एक्यूरेट 3D मॉडल्स ऑफ फॉरेस्ट स्ट्रक्चर्स एंड ट्रैक चेंजेस इन बायोमास ओवर टाइम। तो जो फॉरेस्ट स्ट्रक्चर हैं ग्लोबली उनकी 3D इमेज भेजेगा और बायोमास में किस तरह का चेंजेस आया है पिछले कुछ सालों में वो भी बताएगा। विच स्टेट हैज़ अनाउंस दैट इट्स जीरो पॉवर्टी मिशन विल बी नेम्ड आफ्टर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। किस राज्य ने घोषणा की है कि उसके शून्य गरीबी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अनाउंस किया है कि जीरो पॉवर्टी मिशन राज्य में लॉन्च किया जाएगा और इसका नाम इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। भीमराव रामाजी अम्बेडकर की बात करें तो 1891 में इनका जन्म हुआ था, 1956 में इनकी मृत्यु हुई। इंडियन जूरिस्ट रहे, इकोनॉमिस्ट रहे, सोशल रिफॉर्मर रहे, पॉलिटिकल लीडर रहे और आप सभी जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्ट कमेटी उसके चेयरपर्सन थे ये। और कुछ जानकारी अगर हम बात करें तो इनका ओरिजिनल जो सरनेम था वो सकपाल था, बाद में इनके गुरुजी के द्वारा अम्बेडकर नाम दिया गया। अम्बेडकर लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर भी रहे हैं, जो फर्स्ट कैबिनेट रही हमारे देश की जवाहरलाल नेहरू के तहत, और हिंदुइज्म को इन्होंने त्याग दिया था। उसके बाद फिर ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। 1990 में भारत रत्न जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविल अवार्ड है ये इन्हें दिया गया मरणोपरांत। वेयर वॉज द नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट ऑनको रोबोटिक सर्जरी फैसिलिटी इनोग्रेटेड। पूर्वोत्तर की पहली ऑनको रोबोटिक सर्जरी सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है गुवाहाटी। असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा इन्होंने नॉर्थ ईस्ट की फर्स्ट ऑनको रोबोटिक सर्जरी फैसिलिटी को इनोग्रेट किया है स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जो कि गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल प्रीमाइसेस में है गुवाहाटी में। स्टेट गवर्नमेंट विल नाउ प्रोवाइड इकोनॉमिकल highly precise and minimal invasive oncology surgical procedures with the help of this made in India machinery, Medi Charvis, who was honored with the Virtual Dalit Literary Award। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन है पी शिवकामी। रिटायर्ड IAS ऑफिसर, राइटर एंड पॉलिटिशियन पी शिवकामी इन्हें वर्चुअल दलित लिटरेरी प्राइज से अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसमें 1 लाख रुपये का कैश प्राइज दिया जाता है नीलम कल्चरल सेंटर द्वारा, जिसकी स्थापना फिल्म मेकर पा रंजीत द्वारा की गई थी। विच प्रेस्टिजियस साइंस अवार्ड्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज द ऑस्कर्स ऑफ साइंस। कौन से प्रतिष्ठित विज्ञान पुरस्कारों को अक्सर विज्ञान का ऑस्कर कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा ब्रेक थ्रू प्राइजेस। 2025 ब्रेक थ्रू प्राइजेस इन फंडामेंटल फिजिक्स ये 13,508 फिजिसिस्ट को दिए गए हैं जो CERNH के 4 कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स के तहत। CERN क्या है? यूरोपियन पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जो ये प्राइजेज हैं इन्हें ऑस्कर्स ऑफ साइंस कहा जाता है और 11th एनुअल ब्रेक थ्रू प्राइजेस इस बार दिए गए हैं। 6 प्राइजेस $3 मिलियन ईच अनाउंस किए गए लाइफ साइंसेज में, मैथमेटिक्स में, फंडामेंटल फिजिक्स में। ये सेरेमनी कहाँ हुई? कैलिफोर्निया में। इन अवार्ड्स की स्थापना 2013 में की गई थी। मार्क जुकरबर्ग और उनकी वाइफ प्रिसिला चेन, फॉर्मर गूगल एंड चीफ सर्जे ब्रेन एंड जीनोमिक्स कंपनी 23andMe फाउंडर एन वोसिकी एंड टेक इन्वेस्टर कपल यूरी एंड जूलिया मिलर के द्वारा। अच्छा, जो हाई एनर्जी फिजिक्स ग्रुप है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, इन्हें भी रिकॉग्नाइज किया गया है इस अवार्ड में। 5 साइंटिस्ट हैं जिन्हें अवार्ड दिया गया है, जिनकी फ़ोटो आपने शुरुआत में देखी जब क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे, तो उनके आप नाम देख सकते हैं। मैंने केवल मेंशन कर दिए, नाम आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपको अवार्ड के बारे में पता होना चाहिए। विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ पार्टनर विद जीरो लैब्स टू लॉन्च अ सेंटर ऑफ AI रिसर्च। किस भारतीय संस्थान ने AI अनुसंधान केंद्र शुरू करने के लिए जीरो लैब्स के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा IIT मद्रास। IIT मद्रास और इसकी जो टेक्नोलॉजी आर्म है IITM प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन, इन्होंने पार्टनरशिप की है कैलिफोर्निया बेस्ड डीप टेक स्टार्टअप जीरो लैब के साथ, जिसके तहत एक सेंटर ऑफ AI रिसर्च लॉन्च किया जाएगा। कॉम्पैक्ट AI एक कॉस्ट इफेक्टिव सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बेस्ड AI प्लेटफॉर्म है जिसको डिज़ाइन किया गया है कॉस्टली जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं उन पर डिपेंडेंस ख़त्म करने के लिए और AI को और मोर अफोर्डेबल बनाने के लिए। विच कंपनी साइंड एन MOU विद द तेलंगाना गवर्नमेंट टू सपोर्ट MSMEs। किस कंपनी ने MSMEs को समर्थन देने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है गोदरेज कैपिटल।
गोदरेज कैपिटल जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म है गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप की, और तेलंगाना गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किए हैं ताकि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में तेज़ी लाई जा सके। तो क्रेडिट ही दिया जाएगा यहाँ पर, तेलंगाना गवर्नमेंट जो एमएसएमईज के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करवाएगी गोदरेज कैपिटल से। जो भी अंडर सम या फिर फर्स्ट टाइम बोरोवर्स हैं उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। इन विच सिटी वॉज द ऑल इंडिया फॉरेंसिक साइंस समिट 2025 हेल्ड? अखिल भारतीय फॉरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन भी है न्यू दिल्ली। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह इन्होंने ऑल इंडिया फॉरेंसिक साइंस समिट 2025 को इनोग्रेट किया है। इसे ऑर्गेनाइज किया गया नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली के द्वारा। इस कॉन्फ्रेंस का थीम रहा रोल ऑफ फॉरेंसिक साइंस इन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज एंड कॉम्बैटिंग टेररिज्म। हु रिलीज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी इंगेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर क्वांटम? क्वांटम के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुबंध रणनीति का पहला संस्करण किसने जारी किया? राइट आंसर ऑप्शन सी है प्रोफेसर अजय कुमार सूद। ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट एडिशन लॉन्च किया इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी इंगेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर क्वांटम का, और ये रिपोर्ट जो है पब्लिक की गई है जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोफेसर अजय कुमार सूद के द्वारा। किस मौके पर? 14 अप्रैल को जो वर्ल्ड क्वांटम डे मनाया गया उस मौके पर। द स्ट्रेटजी रिपोर्ट प्रोवाइड्स अ फाउंडेशनल लैंडस्केप एनालिसिस टू इनेबल डोमेस्टिक एंड फॉरेन शेयर होल्डर्स in government, academia, and industry to formulate context-specific action points aligned with their engagement goals, complementing the ambitions of India's national quantum mission। तो केवल इतना याद रखिए आप कि किसने लॉन्च किया है, रिपोर्ट का नाम क्या है, क्वांटम वर्ल्ड क्वांटम डे कब मनाया जाता है। विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025? भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन बी है कर्नाटक। कर्नाटक टॉप पोजीशन पर। अगर हम 18 स्टेट्स की बात करें इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में, और जस्टिस डिलीवरी की बात करते हैं इसमें कि किस तरह कौन सा राज्य जस्टिस डिलीवरी में टॉप पर है, तो ये 4th एडिशन है इस इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का। कर्नाटक इकलौता राज्य है जो रिजर्वेशन कोटास फॉर SC ST OBCs इन दोनों को पूरा करता है पुलिस और जुडिशरी में। 1.2% ऑफ स्टेट पुलिस has lowest officer level vacancy among the all large state and has the highest number of paralegal volunteers in the country। 4 एरियाज में स्टेट्स की परफॉर्मेंस देखी जाती है, पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन एंड लीगल एड। कर्नाटक के बाद फिर आंध्र प्रदेश आता है, फिर तेलंगाना, फिर केरल और फिर तमिलनाडु। ये जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है इसकी शुरुआत टाटा ट्रस्ट द्वारा की गई थी और पहली बार रैंकिंग 2019 में लॉन्च की गई थी। ये जो एडिशन है ये सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, दक्ष, टीस, प्रयास, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, इनके सभी के सहयोग से रिलीज़ की गई। वेस्ट बंगाल सबसे लास्ट पर है, उससे ऊपर फिर उत्तर प्रदेश है, फिर उत्तराखंड है, फिर झारखंड है, फिर राजस्थान है। अगर हम 7 स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो सिक्किम बेस्ट परफॉर्मर रहा है, जबकि लोआ सबसे पीछे रहा है। हु डिड जस्टिस संजीव खन्ना रिकमेंड एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे अनुशंसित किया है या रिकमेंड किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन है BR गवई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ये 13 मई को रिटायर होने वाले हैं और नेक्स्ट चीफ जस्टिस के लिए इन्होंने जस्टिस BR गवई का नाम आगे किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और जस्टिस BR गवई 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, 52वें चीफ जस्टिस होंगे भारत के, और सुप्रीम कोर्ट में जज बने थे 24 मई 2019 को। हालांकि रिटायर भी इसी साल हो जाएंगे 23 नवंबर 2025 को, तो इनका कार्यकाल 6 मंथ से थोड़ा सा ज़्यादा का रहेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर। अच्छा, इन्हीं का नाम क्यों किया? क्योंकि सीनियोरिटी नॉर्म्स के हिसाब से सबसे सीनियर अब यही है जस्टिस खन्ना के बाद जस्टिस गवई, और इनके फादर भी थे जो रामकृष्ण सूर्यभान गवई, ये फॉर्मर गवर्नर है बिहार के। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ एम्स न्यू दिल्ली इन द वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल्स 2025 रिपोर्ट? विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल 2025 रिपोर्ट में एम्स नई दिल्ली की रैंक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन भी है 97th। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली की रैंक 97th है। अगर हम बेस्ट हॉस्पिटल इन दी वर्ल्ड की बात करें, ये न्यूज़ वीक एंड स्टैटिस्टा ने बताया है अपने वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल्स 2025 रिपोर्ट में। और
ये छठा साल है जब रिपोर्ट लॉन्च की गई है। 2400 हॉस्पिटल्स अक्रॉस 30 कंट्रीज़ इसमें कवर किए गए हैं। एम्स के अलावा 2 और इंडियन हॉस्पिटल्स हैं जो टॉप 250 की लिस्ट में आए हैं। मेदांता, द मेडिसिटी गुड़गांव और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसे पीजीआई चंडीगढ़ में कहते हैं। तो पीजीआई चंडीगढ़ की रैंक 228वीं है और मेदांता की 146वीं। लिस्ट को टॉप किया है मायो क्लिनिक एंड क्लीवलैंड क्लिनिक जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में। इसके बाद फिर टोरंटो जनरल कनाडा, जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल और स्वीडन का कैरोलिंस्का यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, ये टॉप 5 हैं हॉस्पिटल 2024 में। द इंडियन रेलवे डिड अ ट्रायल ऑफ ATM ऑन अ मूविंग ट्रेन, विच इज़ द ट्रेन द ATM वॉज ट्राइड ऑन। भारतीय रेलवे ने चलती ट्रेन में ATM का ट्रायल किया। वह कौन सी ट्रेन है जिस पर ATM का ट्रायल किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है पंचवटी एक्सप्रेस। देखिए, पहली बार रेलवे ने ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि ATM का ट्रायल किया है किसी ट्रेन में और इसका नाम है पंचवटी एक्सप्रेस। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ मिलकर किया है। तो सेंट्रल रेलवे की जो भुसावल डिवीज़न है वहाँ पर एक ATM कियोस्क लगाया गया एक ट्रेन में, मैनमेड मुंबई ट्रेन में, इसके कोचेज़ में, मतलब जहाँ पर अनयूटिलाइज स्पेस रहा होगा, थोड़ा स्पेस मिल गया, वहाँ पर ये ATM कियोस्क लगा दिया। और इससे क्या होगा, एक तो नॉन फेयर रेवेन्यू बढ़ेगा, यानी कि आप पैसा निकालोगे तो आपको पे करना पड़ेगा। और ये जो ट्रेन है 22 कोचेस की ये ट्रेन रही, इसमें इसको यूज़ किया गया। वेयर डिड द 6th एडिशन ऑफ द इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दसलिक बिगिन। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दसलिक का छठा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है पुणे। इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दसलिक, इसका 6th एडिशन फॉरेन ट्रेनिंग नोड पुणे में शुरू हुआ है और भारत की ओर से 60 पर्सनल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बटालियन ऑफ द चार्ट रेजिमेंट एंड द इंडियन एयरफोर्स के। और उज्बेकिस्तान कंटिजेंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है उज्बेकिस्तान आर्मी के जो पर्सनल हैं उनके द्वारा। ये एक एनुअल ट्रेनिंग इवेंट है, इंडिया और उज्बेकिस्तान में अल्टरनेटिवली कंडक्ट होती है, यानी कि एक बार इंडिया में एक बार उज्बेकिस्तान में। तो लास्ट एडिशन टर्मेज डिस्ट्रिक्ट उज्बेकिस्तान में हुआ था अप्रैल 2024 में। ऑन विच स्टेट इज वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑब्जर्व्ड, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा अप्रैल 18। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे, जिसे इंटरनेशनल डे फॉर मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स भी कहते हैं, ये 18 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। कहाँ से आया ये कंसेप्ट? तो इसको प्रपोज किया गया था इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स द्वारा 1982 में और ऑफिशियली यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया 1983 में। और 18 अप्रैल की चुना गया कि इस दिन 1982 में कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज को अडॉप्ट किया गया था। इस साल का जो थीम है वर्ल्ड हेरिटेज डे का वो है हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर्स एंड कन्फ्लिक्ट्स, प्रिपेयर्डनेस एंड लर्निंग फ्रॉम 60 ईयर्स ऑफ आइकोमोस एक्शंस। भारत में 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, आप जानते होंगे। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट्स कमीशन, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है मीराबाई चानू। ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट है मीराबाई चानू और इन्हें चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है एथलीट्स कमीशन ऑफ द इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का। साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट एस सतीश कुमार, इन्हें वाइस चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। 4 साल की इनकी अपॉइंटमेंट रहने वाली है। इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की अगर हम बात करें तो वेट लिफ्टिंग की रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है भारत में, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। करंट प्रेसिडेंट इसके सहदेव यादव हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लीजिए स्पोर्ट्स से संबंधित। स्किल ऑनलाइन गेम्स फेडरेशन ने कोनेरू हम्पी, जो कि इंडिया की यंगेस्ट एवर वुमेन ग्रैंड मास्टर हैं, इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। व्हाट इज द थीम फॉर द वर्ल्ड हेमोफीलिया डे 2025, विश्व हेमोफीलिया दिवस 2025 का विषय क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है एक्सेस फॉर ऑल, वीमेन एंड गर्ल्स प्लीड टू। वर्ल्ड हेमोफीलिया डे 17 अप्रैल को मनाया जाता है 2025 में। इसका थीम रहा एक्सेस फॉर ऑल, वीमेन एंड गर्ल्स प्लीड टू। तो एक जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जहाँ पर ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो पाती सही से, मतलब जितनी होनी चाहिए, नॉर्मल जितनी नहीं हो पाती, और ब्लड जो है काफ़ी मात्रा में बह जाता है। क्लोटिंग होनी ज़रूरी है अगर ब्लड को रोकना है। वर्ल्ड पार्किंसंस डे, ये भी 11 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण डे है। एक मूवमेंट डिसऑर्डर होता है, ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ औरंगजेबपुर इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में औरंगजेबपुर का नया नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है शिवाजी नगर। आपको मालूम होगा हाल ही में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने एक अनाउंसमेंट की है कि 15 जगह
जो हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में है, इनका नाम चेंज किया गया। इस तरह के नाम चेंज पूछ लेते हैं, खास करके उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश वाले एग्जाम्स में तो पूछ सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था औरंगजेबपुर से संबंधित, तो शिवाजी नगर इसका नाम किया गया। इसी तरह से आप देख सकते हैं 90 नंबर मियाँ वाला है, इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, तो इसका नाम रामजी वाला रखा गया है। गाजीवाला का नाम गाजीवाली का नाम आर्यनगर रखा गया है। चांदपुर का ज्योतिबा फूले नगर रखा गया है। अब्दुलपुर का दक्ष नगर रखा गया है। इसी तरह से नवाबी रोड, ठीक है, सुल्तानपुर पट्टी नगर पंचायत। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी हाल ही में खुलताबाद, जहाँ पर कि औरंगजेब की टोम है, इसका नाम रत्नापुर कर दिया है। बाय व्हाट परसेंटेज हैज़ द मटेरियल कॉस्ट फॉर मिड डे मील्स बीन इंक्रीज अंडर द पीएम पोषण स्कीम? पीएम पोषण योजना के तहत मध्याह्न भोजन की सामग्री लागत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? सही आंसर ऑप्शन सी है 9.5%। मटेरियल कॉस्ट जो है, जिसके तहत मतलब जो मिड डे मील दिया जाता है स्कूल चिल्ड्रन को पीएम पोषण स्कीम के तहत, इसको 9.5% बढ़ा दिया गया है, और इसके वजह से एडिशनल कॉस्ट 954 करोड़ रुपए की सरकार पर आने वाली है 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में। पीएम पोषण एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। सेंट्रल स्पॉन्सर मतलब सेंटर और स्टेट के इसमें दोनों का ही इसमें योगदान रहता है। हॉट कुक मील प्रोवाइड कराया जाता है 11 करोड़ स्टूडेंट्स को, क्लास 1 to 8 की जो होते हैं गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में। नोबेल प्राइज लॉरिएट वर्गास लोसा हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज फ्रॉम विच कंट्री? नोबेल पुरस्कार विजेता वर्गास लोसा, जिनका हाल में निधन हो गया, वो किस देश से थे? पेरू से थे। तो पेरुवियन लिटरेचर नोबेल प्राइज लॉरिएट वर्गास लोसा, इनका निधन हो गया 89 की एज में, पेरू की कैपिटल लीमा में, और इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के साल 2010 में। और ऑब्वियसली देख लेते हैं, जानी मानी कथक एक्सपोनेंट एंड कोरियोग्राफर कुमुदनी लाक्षायन का भी निधन हो गया 95 की एज में। खामते सिफांडून, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं लाओस के, इनका भी निधन हो गया है 101 की एज में। फॉर्मर मलेशियन पीएम अब्दुल्ला अहमद बदवी, इनका भी निधन हो गया 85 की एज में। Which country has been elected to chair Interpol's Committee on Governance? इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता के लिए किस देश को चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है यूनाइटेड अरब अमीरात। जो यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई, ये इंटरपोल की जो कमेटी ऑन गवर्नेंस है उसकी अध्यक्षता करेगा। ये एक की एडवाइजरी कमेटी है, महत्वपूर्ण एडवाइजरी कमेटी है इंटरपोल की, कमेटी ऑन गवर्नेंस, और ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से गवर्नेंस को इन्हेंस किया जाता है उससे संबंधित अपनी रिकमेंडेशन देता है। इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड वाइड पुलिस कोऑपरेशन को बढ़ावा देती है ताकि क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर्स लियोन फ्रांस में है। 196 मेंबर स्टेट्स इसके साथ हैं। जैसे भारत में सीबीआई रिस्पॉन्सिबल है इंटरपोल के लिए। विच बैंक हैज़ बीन फाइंड 29.60 लाख रुपीज़ बाय द आरबीआई? आरबीआई ने किस बैंक पर 29.60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है पंजाब नेशनल बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 29.60 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है पंजाब नेशनल बैंक पर, क्योंकि इसने आरबीआई के जो डायरेक्शंस हैं कस्टमर सर्विस इन बैंक से संबंधित उसका अनुपालन नहीं किया है। आरबीआई ने 61.40 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है कोटक महिंद्रा बैंक पर। इसने भी जो आरबीआई के डायरेक्शंस हैं, गाइडलाइंस ऑन लोन सिस्टम फॉर डिलीवरी ऑफ बैंक क्रेडिट एंड लोन्स एंड एडवांसेस, स्टैट्यूटरी एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस, इनका अनुपालन नहीं किया है। साथ ही आरबीआई ने 38.60 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड पर। इसने आरबीआई के जो नो योर कस्टमर डायरेक्शंस हैं उनका अनुपालन नहीं किया। Who remained India's largest trading partner for the fourth consecutive year in 2024-25? 2024-25 में लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन रहा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है लगातार चौथे साल 2024-25 में। और बायलैटरल ट्रेड जो है भारत और यूएस के बीच में, यानी कि दो तरफा ट्रेड जो है वो 131.84 बिलियन यूएस डॉलर का रहा है। चाइना सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है भारत का, 127.7 बिलियन यूएस डॉलर का बायलैटरल ट्रेड रहा है 2024-25 में, जबकि 2023-24 में 118.4 बिलियन यूएस डॉलर का रहा था। यानी कि चाइना के साथ हमारा ट्रेड भी बढ़ा है। चाइना इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था 2013-14 से 2017-18 के बीच में, और 2020-21 में भी। यूएई थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है भारत का 100.5 बिलियन यूएस डॉलर ट्रेड के साथ। अच्छा, भारत और यूएस इनका जो ट्रेड है गुड्स एंड सर्विसेज में,
उसका जो लक्ष्य रखा गया है वो 2030 तक 500 बिलियन यूएस डॉलर का रखा गया है। फिलहाल 191 बिलियन यूएस डॉलर है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है यूएस में वो 11.6% तक बढ़ा है और 86.51 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच चुका है 2024-25 में। और जो इंपोर्ट है यानी कि हम जो यूएस से हमारे यहाँ सामान आता है उसमें भी इंक्रीज देखने को मिला है 7.44% का, और कितना पहुंच गया है 45.33 बिलियन यूएस डॉलर। आप देख रहे हो कि भारत का एक्सपोर्ट ज़्यादा है, भारत जो यूएस को सामान बेचता है वो ज़्यादा है बजाय भारत जो यूएस से इंपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ट्रेड सरप्लस है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ 41.18 बिलियन यूएस डॉलर का। What is India's projected economic growth rate for 2025 according to the UNCTAD report? UNCTAD रिपोर्ट के अनुसार 2025 के लिए भारत की अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 6.5%। भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी रहेगा 6.5% ग्रोथ के साथ 2025 में, ऐसा यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट में बताया गया है। 2024 में 6.9% ही ग्रोथ बताई है, लेकिन फिर भी भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहने वाला है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 2.3% रहेगी 2025 में, ऐसा अंकटैड ने कहा है। और इनकी रिपोर्ट का टाइटल था ट्रेड एंड डेवलपमेंट फोरसाइट 2025 अंडर प्रेशर, अनसर्टेनिटी reshapes global economic prospects. According to the State of Social Protection Report 2025, how many people in low and middle income countries lack adequate social protection? सामाजिक सुरक्षा स्थिति रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्न और मध्यम आय वाले देशों में कितने लोगों के पास पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा का अभाव है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है 1.6 बिलियन। वर्ल्ड बैंक की जो स्टेट ऑफ सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2025 है उसमें बताया गया है कि लगभग 2 बिलियन पीपल जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में हैं उनके पास पर्याप्त सोशल प्रोटेक्शन नहीं है, सामाजिक सुरक्षा नहीं है। एग्जैक्ट बात करें तो 1.6 बिलियन पीपल लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में ऐसे हैं जिनके पास कोई सोशल प्रोटेक्शन नहीं है। 88% ऑफ पीपल एक्सट्रीम पॉवर्टी में जो रह रहे हैं उनके पास भी कोई सोशल प्रोटेक्शन नहीं है। 2010 से 2020 के बीच में जो सोशल प्रोटेक्शन कवरेज है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में वो 41% से बढ़कर 51% हुआ है। इंडिया का भी जो सोशल प्रोटेक्शन कवरेज है वो लगभग डबल हुआ है। 2021 में 24.4% था, वहीं 2024 में 48.8% हुआ है। भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है इसके अनुसार 65% जो हमारी पॉपुलेशन है वो किसी न किसी सोशल प्रोटेक्शन स्कीम के तहत कवर्ड है, या तो कैश या फिर इस तरह की किसी स्कीम के तहत। 24.8 करोड़ इंडियंस ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं पिछले एक दशक में 2013 से 2023 के बीच में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट 1.3 ये सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम से संबंधित है। फिस्कल 2025 के लिए जो वर्ल्ड बैंक ने क्लासीफाई किया है इकोनॉमी इसको उनके ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा के हिसाब से, वो देख लेते हैं। ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। लो इनकम इकोनॉमीज किसे कहते हैं? जिनका GNI यानी कि ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा 1145 यूएस डॉलर या उससे कम है। लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज रहेंगी जिनका GNI पर कैपिटा 1146 यूएस डॉलर से 4515 यूएस डॉलर के बीच में है। भारत भी इसी में आता है लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में। अपर मिडिल इनकम इकोनॉमीज़ की बात करें तो यहाँ पर जो GNI पर कैपिटा है वो 4516 यूएस डॉलर से 14005 यूएस डॉलर के बीच में आता है। हाई इनकम इकोनॉमीज़ की बात करें तो GNI पर कैपिटा ये 14005 से 14005 यूएस डॉलर से ज़्यादा का है। विच फॉर्मर इंडिया कैप्टन हैज़ बिन रीअपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द ICC मेंस क्रिकेट कमेटी? किस पूर्व भारतीय कप्तान को ICC पुरुष क्रिकेट समिति का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है सौरव गांगुली। जो फॉर्मर इंडिया कैप्टन है सौरव गांगुली, इन्हें चेयरपर्सन रीअपॉइंट किया गया है ICC मेंस क्रिकेट कमेटी का, और इनके जो लॉन्ग टाइम नेशनल टीममेट रहे हैं VVS लक्ष्मण उनको भी इसका मेंबर बनाया गया है। गांगुली ने टीम इंडिया को लीड किया है 2000 से 2005 के बीच में, और इस कमेटी में 2021 में उन्हें नियुक्त किया गया था। जो ICC वुमेंस क्रिकेट कमेटी है इसमें न्यूजीलैंड ऑफ स्पिनर कैथरीन कैम्बेल को चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है, और इसमें एवरिल फाई भी हैं और फोलेट सी मौसीकी भी इसके मेंबर हैं। द ई-सेहत ऐप वॉज लॉन्च्ड इन विच यूनियन टेरिटरी? ई-सेहत ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हैं इन्होंने ई-सेहत ऐप लॉन्च किया है, जो भी राज्य में लोगों की हेल्थ केयर नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए,
और यहाँ पर टेली डायग्नोसिस सर्विस भी प्रोवाइड की जा रही है, यानी कि टेलीफोन के जरिए आपके डायग्नोसिस की पहचान भी कर सकते हैं आप जब अपने सिम्टम्स बताएंगे। हु वॉन द फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम 2025? फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है मैग्नस कार्लसन। तो चेस की बात करें, वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन, ये नॉर्वे के हैं। इन्होंने फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम 2025 जीता है पेरिस फ्रांस में। अमेरिकन ग्रैंड मास्टर हिकारू नाकामुरा को इन्होंने हराया है। इंडियन ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगाइसी, इन्होंने जो वैक्सियल लेग्रेव हैं फ्रांस के, इन्हें हराकर 5th स्पॉट हासिल किया है। हु हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड इंडियाज़ फर्स्ट QKD ट्रांसमिशन ओवर अ 4 कोर मल्टी कोर फाइबर? 4 कोर मल्टी कोर फाइबर पर भारत के पहले QKD ट्रांसमिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है C डॉट एंड STL। C डॉट ने स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ मिलकर सक्सेसफुली इंडिया का फर्स्ट QKD ट्रांसमिशन ओवर अ 4 कोर मल्टी कोर फाइबर को सक्सेसफुली टेस्ट किया है। QKD मतलब क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मल्टी कोर फाइबर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स अ पावरफुल सॉल्यूशन बाय enabling data transmission across multiple cores within a single fiber, significantly saving physical space and infrastructure cost. Bose Institute was awarded the Breakthrough Prize 2025 as part of which international project? बोस इंस्टीट्यूट को किस अंतर्राष्ट्रीय परियोजना के तहत ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है एलिस एट CERN। एक्सपेरिमेंटल हाई एनर्जी फिजिक्स ग्रुप ऑफ बॉस इंस्टीट्यूट कोलकाता, बॉस इंस्टीट्यूट कोलकाता का ये एक ग्रुप है, एक्सपेरिमेंटल हाई एनर्जी फिजिक्स ग्रुप। इसे ब्रेक थ्रू प्राइज 2025 इन फंडामेंटल फिजिक्स से सम्मानित किया गया है, क्योंकि ये जो CERN का जो एलिस प्रोजेक्ट है उसका हिस्सा था। $3 बिलियन इसमें मॉनेटरी प्राइज रहता है और कई थाउजेंड रिसर्चर्स को ये दिया गया है, लगभग 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ के, जिन्होंने 4 एक्सपेरिमेंटल कोऑपरेशन में अपना सहयोग दिया है। ठीक है, जैसे एटलस, CMS, एलिस, LSCB। बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता इकलौता ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है। और एलिस जो प्रोजेक्ट है, यानी कि अ लार्ज आयन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट, इसका हिस्सा रहा है। व्हेन इज नेशनल सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है अप्रैल 21। देखिए, भारत में जो नेशनल सिविल सर्विस डे है ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। पहला नेशनल सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया था विज्ञान भवन नई दिल्ली में। आखिर क्यों मनाया जाता है? देखिए, 1947 में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्होंने जो IAS का फर्स्ट बैच था उसे संबोधित किया था मेटकाफ हाउस दिल्ली में, और इस स्पीच में उन्होंने सिविल सर्वेंट्स को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया भी कहा था। साथ ही आपको जानना चाहिए वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, ये ग्लोबल यूनाइटेड नेशन डे है और 21 अप्रैल को ये भी मनाया जाता है। तो नेशनल सिविल सर्विस डे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा आप। विच 2 इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिसेंटली एडेड टू यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर? हाल ही में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन 2 भारतीय पांडुलिपियों को शामिल किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है भगवत गीता एंड नाट्य शास्त्र। देखिए, भगवत गीता और भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, दोनों ही मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। ये उन 74 नए डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज कलेक्शंस में हैं जिन्हें यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में ऐड किया गया है। इस तरह से जो टोटल डॉक्यूमेंट्स हैं इस यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में, इनकी संख्या 570 हो गई है। तो 72 और कंट्रीज से मैन्युस्क्रिप्ट लिए गए हैं, 2 भारत से लिए गए हैं, तो टोटल 74 नए मैन्युस्क्रिप्ट्स ऐड किए गए हैं। इसी के साथ अगर हम भारत से बात करें, इस इंटरनेशनल रजिस्टर में जो भारत से एंट्रीज हैं, तो भारत से 14 इंस्क्रिप्शंस हैं जो अपनी जगह इसमें अब तक बना पाए हैं। जो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम यूनेस्को कहते हैं, इन्होंने 1992 में ये मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम को लॉन्च किया था। भगवद गीता आप सभी जानते हैं संस्कृत स्क्रिप्चर है, 700 वर्सेस हैं जिन्हें 18 चैप्टर्स में ऑर्गेनाइज किया गया है। और नाट्यशास्त्र एक जो परफॉर्मिंग आर्ट्स पर एक टेक्स्ट है, भरत मुनि द्वारा लिखा गया है। इंडिया इज द 17th कंट्री इन द वर्ल्ड टू एस्टैब्लिश एन एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट। भारत एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला विश्व का 17वां देश है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी।
देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डॉक्टर मानसुख मांडविया, इन्होंने एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट को इनोग्रेट किया है नेशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी न्यू दिल्ली में। ये 17th एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट है पूरे वर्ल्ड में और भारत में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। तो जो ये एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट का कंसेप्ट है, ये कैसे इमर्ज हुआ? जब साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया कि अगर हम ब्लड मार्कर्स को मॉनिटर करते रहें तो इससे पता लग सकता है कि किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने डोपिंग की है या नहीं की है। तो इसमें क्या है, जो एथलीट्स हैं उनका पहले से ही ब्लड पैरामीटर्स, हार्मोन लेवल्स और भी जो फिजियोलॉजिकल मार्कर्स होते हैं उनको हम लेके रखते हैं, नोट कर लेते हैं, फिर समय के साथ साथ उनको ट्रैक करते रहते हैं। तो उससे पता चल जाता है कि किसी ने डोपिंग तो नहीं की हुई है। Which international organization has approved $85.4 million loan for infrastructure development in त्रिपुरा? किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने त्रिपुरा में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 85.4 बिलियन $, के ऋण को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 85.4 बिलियन $, लोन अप्रूव कर दिया है ताकि त्रिपुरा में क्रिटिकल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो सके। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, 1966 में स्थापना इसकी हुई थी। 69 मेंबर्स हैं इसके, और ये याद रखिएगा कि इसकी स्थापना 1966 में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। What type of approval has जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज received from NPCI? जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज को NPCI से किस प्रकार की स्वीकृति प्राप्त हुई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, UPI बेस्ड पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर। स्पेंड मैनेजमेंट कंपनी है जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज। इन्हें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर अप्रूवल मिल गया है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से, यानी कि NPCI से, जिसके तहत UPI बेस्ड पेमेंट सोल्यूशंस अपने प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड करा सकते हैं। तो जो ये TPAP है, ठीक है, यानी कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर लाइसेंस है, इसके जरिए जो कंप्लीट फाइनेंशियल सूट है जिसमें पेमेंट्स भी है, एक्सपेंस मैनेजमेंट भी है, टैक्स सेविंग टूल्स भी है, वैल्यू एडेड फाइनेंशियल सर्विसेज भी है, ये सभी आप एक ही प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड करा सकते हैं। एक और करंट अफेयर देख लेते हैं इसी तरह का। UK फिनटेक जायंट रिवोल्यूट, ये इसे प्रीपेड वॉलेट और कार्ड्स और UPI पेमेंट्स का लाइसेंस मिल गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। मतलब ये प्रीपेड वॉलेट्स भी इशू कर सकती है, प्रीपेड कार्ड्स इशू कर सकती है, UPI पेमेंट्स इनेबल कर सकती है। What is the export target set by नीति आयोग report for India's tool sector by 2035? नीति आयोग की रिपोर्ट में 2035 तक भारत के उपकरण क्षेत्र के लिए निर्यात लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, $25 बिलियन। नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इन्होंने एक रिपोर्ट लॉन्च की है जिसका टाइटल है अनलॉकिंग $25 प्लस बिलियन एक्सपोर्ट पोटेंशियल इंडियाज हैंड एंड पावर टूल सेक्टर। इसमें बताया गया है कि 2035 तक हम किस तरह से जो टूल एक्सपोर्ट है उसको $25 बिलियन पहुंचा सकते हैं। जो ग्लोबल टूल मार्केट है इसकी वैल्यू $100 बिलियन की रही 2022 में, और 2035 तक ये $190 बिलियन की हो जाएगी। तो टूल मार्केट को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, हैंड टूल्स $34 बिलियन और ये $60 बिलियन तक बढ़ सकता है, वहीं पावर टूल्स जो $63 बिलियन है और $134 बिलियन बढ़ सकता है आने वाले समय में। ग्लोबल एक्सपोर्ट्स की बात करें तो चाइना जो है लीडिंग कंट्री है। अगर हम टूल्स मार्केट की बात करें, लगभग 50% हैंड टूल्स मार्केट चाइना से ही जाता है। इंडिया की टूल इंडस्ट्री काफ़ी छोटी है, $600 मिलियन की हैंड टूल एक्सपोर्ट करते हैं और $425 मिलियन के हम पावर टूल्स एक्सपोर्ट करते हैं। हालांकि भारत $25 बिलियन तक एक्सपोर्ट कर सकता है और 10% ग्लोबल मार्केट शेयर अचीव कर सकता है पावर टूल में और 25% हैंड टूल में 2035 तक। What was the total value of India's exports of goods and services during April to March 2024-25? अप्रैल से मार्च 2024-25 के दौरान भारत के वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात का कुल मूल्य कितना था? राइट आंसर ऑप्शन डी है, $820.93 बिलियन। इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है गुड्स एंड सर्विसेज का, इसमें 5.5% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है और ये टोटल $820.93 बिलियन पहुंच चुका है अप्रैल से मार्च 2024-25 के बीच में। कंपेयर करें प्रीवियस फिस्कल ईयर में तो एक $778.13 बिलियन रहा था। इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट्स है इस पीरियड में
वो 820.93 बिलियन डॉलर का रहा है। टोटल इंपोर्ट रहा है 915.19 बिलियन डॉलर का। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 437.4 बिलियन डॉलर्स रहा है। नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट 6% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मर्चेंडाइज इंपोर्ट की बात करें तो 720.24 बिलियन डॉलर रहा है। मर्चेंडाइज ट्रेड डिफिसिट इस पीरियड के दौरान 283 बिलियन यूएस डॉलर्स रही है। इंडिया की जो ट्रेड डिफिसिट है वो एक्सपेंड हुई है 21.54 बिलियन यूएस डॉलर इस मार्च में। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट बढ़ा है 0.7% और 41.97 बिलियन डॉलर्स पहुंच चुका है मार्च के महीने में। मर्चेंडाइज इंपोर्ट ये 11.3% बढ़कर 63.51 बिलियन यूएस डॉलर्स पहुंच चुकी है मार्च 2025 में। टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस की बात करेंगे हम भारत से, तो इसमें पहले नंबर पर यूएसए है, फिर यूके है, फिर जापान है, फिर यूनाइटेड अरब अमीरात है, फिर फ्रांस है। टॉप 5 इंपोर्ट सोर्सेज की बात करें तो पहले नंबर पर यूनाइटेड अरब अमीरात आता है, फिर चाइना, फिर थाईलैंड, फिर यूएसए, फिर रशिया। बाकी है इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट रहा मार्च 2025 के लिए ये 73.61 बिलियन यूएस डॉलर रहा है। 2.65% की ग्रोथ देखने को मिली। टोटल इंपोर्ट मार्च 2025 के लिए 77.23 बिलियन यूएस डॉलर का रहा है। हाउ मैनी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग बनारसी सहनाई फ्रॉम उत्तर प्रदेश वर रिसेंटली अवॉर्डेड जीआई सर्टिफिकेट्स बाय पीएम नरेंद्र मोदी। हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के बनारसी सहनाई सहित कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 21। बनारसी सहनाई ये उन आइटम्स में से है जिन्हें हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, और भी बनारसी तबला, बनारसी भरवन मिर्च, इन सबको जीआई टैग दिया गया है। तो टोटल 21 प्रोडक्ट्स को दिया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा। शहनाई भी उसमें इंक्लूड रहा, और इन 21 प्रोडक्ट्स में से जो 9 प्रोडक्ट्स हैं वो वाराणसी से ही आते हैं। इकलौता वाराणसी रीजन यूपी में जो है 32 जीआई टैग्स के साथ टॉप पर है। सबसे ज़्यादा इसी रीजन से मिले हैं। बाकी आप देख सकते हैं यूपी के प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें जीआई टैग्स मिला है। इसी के साथ यूपी तमिलनाडु से ऊपर पहुंच चुका है। अगर हम हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग्स की बात करें तो 77 जीआई सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को जो है यहाँ से यूपी से। तमिलनाडु में 69 है केवल। विच कंट्री विल होस्ट द हेडक्वार्टर्स एंड सेक्रेटेरिएट ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का मुख्यालय और सचिवालय किस देश में स्थित होगा? सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ने एग्रीमेंट साइन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, जिसके तहत भारत में इसका हेडक्वार्टर्स और सेक्रेटेरिएट मौजूद रहेगा। जो IBC है इसको भारत के इनिशिएटिव पर ही लॉन्च किया गया था। 7 बिग कैट्स यानी कि टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पूमा, जगुआर, चीता, इनके संरक्षण के लिए। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अप्रैल 2023 में से लॉन्च किया था, जब हमने प्रोजेक्ट टाइगर की 50th एनिवर्सरी मनाई थी। 150 करोड़ रुपए का हमने बजट सपोर्ट भी इसको दिया है 2023-24 से 2028-29 तक के लिए, 5 साल के लिए। इंडिया ने IBCA को ज्वाइन किया सितंबर 2023 में, जब 5 सिग्नेटरी कंट्री जैसे इंडिया, लिबेरिया, इस्वातिनी, सोमालिया, निकारागुआ, इन सब ने जैसे इसे साइन किया तो ये जो IBCA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है ये भी रेटिफाई हो गया है और ये अब अस्तित्व में आ गया है। विच इंडियन स्टेट इज सेटिंग अप साउथ ईस्ट एशियाज बिगेस्ट पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? कौन सा भारतीय राज्य दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा पायलट प्रशिक्षण संस्थान स्थापित कर रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया जाएगा अमरावती सिटी ऑफ विदर्भ में। 180 पायलट्स ईच ईयर यहाँ पर ट्रेन कर सकेंगे। ये बिगेस्ट पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होने वाला है साउथ ईस्ट एशिया में। साथ ही जो फडणवीस ने अमरावती एयरपोर्ट को भी इनोग्रेट किया है। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस रिसोर्स एडुकेसी मॉडल स्टेलर? किस संगठन ने भारत का पहला स्वदेशी संसाधन पर्याप्तता मॉडल स्टेलर लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CEA। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CEA इसने स्टेलर लॉन्च किया। स्टेलर है इंडिया का फर्स्ट फुल इंडिजिनियस रिसोर्स एडिक्वेसी मॉडल, जिसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को ऑप्टिमाइज किया जाता है, ट्रांसमिशन स्टोरेज प्लानिंग की जा सकती है अलग अलग राज्यों में। स्टेलर का मतलब है स्टेट ऑफ द आर्ट टोटली इंडिजिनियसली डेवलप्ड रिसोर्स एडिक्वेसी मॉडल। तो ये नेक्स्ट जनरेशन सॉफ्टवेयर टूल है और पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, स्टोरेज, डिमांड रिस्पॉन्स सबको इंटीग्रेट करके प्लानिंग की जा सकती है। इसको डेवलप किया गया सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी द्वारा। दी लांताऊ ग्रुप ने भी इसमें साथ दिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक भी इसमें मिला हुआ है। इंडिया हैज़ जॉइंड हाउ मैनी अदर कंट्रीज इन एग्रीइंग टू द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्लोबल कार्बन इंडेक्स फॉर
शिपिंग। भारत शिपिंग के लिए दुनिया के पहले वैश्विक कार्बन टैक्स पर सहमत होने वाले कितने अन्य देशों में शामिल हो गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है 62। भारत ने उन 62 और कंट्रीज़ को ज्वाइन कर लिया है जहाँ पर वर्ल्ड का फर्स्ट एवर ग्लोबल कार्बन टैक्स लगाया जाएगा कमर्शियल शिपिंग पर, ठीक है, ताकि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को टैकल किया जा सके। तो जो शिप ओनर्स हैं उन्हें क्लीनर फ्यूल यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें फिर फाइन भरना पड़ेगा। 2028 से ये शुरुआत होगी इसकी। टोटल अगर हम ग्लोबल एमिशन की बात करें, कार्बन एमिशन की, तो 3% शिपिंग में आता है, शिपिंग की वजह से आता है। लेकिन शिपिंग जो है पेरिस एग्रीमेंट में कवर्ड नहीं है ना, तो इस पर कोई कार्बन टैक्स लगता नहीं है। तो अब कंट्रीज़ कह रही है कि इन पर, इस सेक्टर पर भी टैक्स लगना चाहिए। तो लंदन में ये मीटिंग हुई है, वहाँ पर भारत ने इसको एग्री किया है। विच टू ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली साइंड MOU टू स्ट्रेंथन एफर्ट्स इन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग। हाल ही में किन दो संगठनों ने मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन है RBI एंड FIU इंड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया FIU इंड, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है मनी लॉन्ड्रिंग से जो है कॉम्बैट करने के लिए, किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इफेक्टिवली। तो डायरेक्टर जो है FIU इंड विवेक अग्रवाल और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन ऑफ RBI RLK राव द्वारा ये MOU साइन किया गया। द कोलैबोरेशन इज सेट टू फोस्टर सीमलेस कोऑपरेशन बिटवीन द टू एजेंसीज ऑन इश्यू ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, पार्टिकुलरली इन डोमेन्स ऑफ इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड compliance monitoring. Which company has delivered India's first green TMT bar to Trimetro Group? किस कंपनी ने ट्राइमेट्रो ग्रुप को भारत का पहला ग्रीन TMT बार दिया? राइट आंसर ऑप्शन डी है ARS स्टील। देखिए ARS स्टील ने इंडिया का फर्स्ट ग्रीन TMT बार दिया है ट्रिमेट्रो ग्रुप को, और ट्रिमेट्रो ग्रुप जो है अपनी एक स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना रहा है भुवनेश्वर उड़ीसा में, उसमें यूज़ किया जाएगा। तो जैसे लिखा हुआ है कि ग्रीन TMT बार है, यानी कि इसको बनाने के लिए किसी भी तरह का कार्बन एमिशन नहीं हुआ है। एपिक ग्रुप, ये हांगकांग में इसका हेडक्वार्टर्स है, और ये ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भारत में बना रहा है 370 करोड़ रुपए की लागत से। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन द लेटेस्ट S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस लिस्ट? नवीनतम S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस सूची में भारतीय स्टेट बैंक का रैंक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 43rd। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और HDFC बैंक ये इकलौते इंडियन बैंक हैं जो S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स 100 लार्जेस्ट बैंक्स बाय एसेट्स में अपनी जगह बना पाए हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4 प्लेस से ऊपर चढ़कर 43rd पर पहुंच गया है। HDFC बैंक 1 प्लेस ऊपर चढ़कर 73rd प्लेस पर पहुंच गया है। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड, एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक कॉर्पोरेशन एंड बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड, ये टॉप 4 बैंक है इस लिस्ट में। नाम पर हमें ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।